गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्याय 6 क्लास 6 की एनसीईआरटी की नई किताब के भारतीय सभ्यता का प्रारंभ चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि अभी तक हमने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमारे साथ बने रहिए। आपको लगातार आपके सिलेबस से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण जानकारी और चैप्टर्स को कवर किया जाता रहेगा। तो देर ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। भारतीय सभ्यता का प्रारंभ इस चैप्टर में आपको सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे बीबी लाल के द्वारा एक कोट यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि हर एक चैप्टर में आपने अभी तक देखा। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जो हड़प्पा सिंधु अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है, वास्तव में कई मायनों में एक अनूठी सभ्यता थी। एक सम्यक रूप से संतुलित समुदाय रहता है जहां धनवान और निर्धन के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं है। संक्षेप में हड़प्पा के सामाजिक परिदृश्य में शोषण नहीं बल्कि आपसी सामंजस्य दिखाई देता है। ये शब्द बीबी लाल जी के हैं, जिसके हिसाब से यानी कि भारत क्या है, सबसे प्राचीन सभ्यता जो कि हड़प्पा सिंधु अथवा सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से जानी जाती थी, ये अन्य सभ्यताओं में कई तरीके से अलग थी, बेहतर थी और अनूठी थी। इसकी सबसे खासियत क्या थी कि इस सभ्यता में रहने वाले लोग, समुदाय और समाज में गरीब और अमीर के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। लगभग सभी लोग एक सामान्य जीवन जीते थे, सभी लोग समृद्ध थे बहुत ज़्यादा। अब ये अंतर ना होने की वजह से समाज में शोषण भी नहीं दिखाई देता, और जब शोषण नहीं होगा तो आपस में सामंजस्य लोगों में बना रहेगा। अब हमेशा की भांति इस चैप्टर में भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें से पहला प्रश्न है सभ्यता क्या है, यानी कि सभ्यता किसे कहते हैं, सिविलाइजेशन किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, यानी कि भारतीय इंडियन सबकॉन्टिनेंट की शुरुआती समय में कौन सी प्रारंभिक सभ्यता थी, तथा उस सभ्यता की उपलब्धियां क्या क्या थी, यानी कि महत्वपूर्ण उपलब्धियां उस सभ्यता की क्या थी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण चैप्टर्स को यहाँ पे आपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस चैप्टर में देखा। यहाँ पर एक चित्र और दिख रहा होगा आपको, इसमें धौलावीरा किला क्षेत्र के उत्तरी प्रवेश द्वार को दिखाया गया है। धौलावीरा कहाँ पे है, इसको सर्च करिए और दोस्तों के साथ ये जानकारी साझा करिए। इसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हम सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे, सभ्यता किसे कहते हैं। अध्याय 4 के अंत में हमने पढ़ा था कि कैसे मनुष्य का पहला समूह एक स्थान पर रहने लगा, कृषि करने लगा, यानी कि खेती करने लगा। कैसे उसने कुछ तकनीकों जैसे कि भवन, धातु निर्माण, धातु विज्ञान और यातायात के साधनों के बारे में विकास किया और सभ्यता की ओर उन्मुख है, यानी कि कई सारी चीज़ें मिल करके उनके जीवन को बेहतर बनाती हैं, जिसमें भवन निर्माण, धातु कला और यातायात के साधन प्रमुख हैं। अब यातायात के साधनों में क्या आपको जानकारी है कि सबसे पहले वो थल मार्ग से यातायात करना शुरू किए कि जल मार्ग से, और क्यों। अब आगे बढ़ते हैं। आखिर सभ्यता क्या है, सभ्यता किसे कहते हैं। सामान्यतः इस शब्द का प्रयोग मानव समाज के उन्नत चरण के लिए किया जाता है। इसे और स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ इस बात पर विचार करेंगे, यानी कि हम चर्चा करेंगे कि सभ्यता में कुछ खास बातें होती हैं जिनका स्पष्ट रूप से दिखाई देना जरूरी होता है। सबसे पहली चीज़, शासन और प्रशासन का कोई रूप, यानी कि जटिल समाज और उसके अनेक कार्यकलापों के प्रबंधन हेतु शासन या प्रशासन का कोई एक रूप होना आवश्यक होता है। ये सभ्यता की पहली शर्त है। अब उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या है कि नगरीकरण, यानी कि वहाँ पे नगरों का विकास होना आवश्यक है। नगर योजना, नगरों का विकास, उनका प्रबंधन, जिसमें सामान्यतः जल प्रबंधन और जल निकास की व्यवस्था आती है। ये सब चीज़ें जहाँ पे दिखाई देती हैं उसे हम नगरीकरण, जो कि सभ्यता के विकास का एक प्रमुख पहलू है, के रूप में देखते हैं। विभिन्न प्रकार के शिल्प में क्या क्या है, कच्चे माल जैसे कि पत्थर और धातु का प्रबंधन करना, उनका प्रोसेसिंग करके कुछ नए उनसे माल तैयार करना, उनका उत्पादन करना और उनकी बिक्री करना। अब व्यापार, इसके बाद सभी प्रकार की वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए आंतरिक एक नगर अथवा एक क्षेत्र के अंदर और बाहरी दूरस्थ अथवा विश्व के अन्य भागों के लिए
वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। यानी कि व्यापार भी किसी एक सभ्यता का आवश्यक तत्व माना जाता है। आगे क्या है, लेखन का कोई रूप भी मिलना चाहिए, यानी कि अभिलेखों को रखने और संवाद बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगला पॉइंट यहाँ पे है जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचार, यानी कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए और पूरे विश्व में सांस्कृतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक विचारों का भी होना जरूरी है। यानी कि कला, स्थापत्य, साहित्य, श्रुति परंपराओं और सामाजिक रीति रिवाजों के माध्यम से जीवन और विश्व की अभिव्यक्ति का होना आवश्यक है। सभ्यता का अगला पहलू है कृषि उत्पादकता, यानी कि जो गांव नहीं है बल्कि नगरों को भी भोजन उपलब्ध करा सके। यानी कि नगरों के साथ साथ गांव के साथ साथ नगरों को भी भोजन उपलब्ध कराने की अगर व्यवस्था कहीं पे है तो उसे हम सभ्यता का रूप मानेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा कि किसी सभ्यता में क्या क्या होता है, शासन और प्रशासन का कोई एक विकसित रूप होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपने क्या पढ़ी कि वहाँ पे नगरीकरण दिखाई देना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या आपने पढ़ा, विभिन्न प्रकार के शिल्प की उपस्थिति अनिवार्य है। और आगे आपने क्या पढ़ा था, व्यापार के साथ साथ में किसी सभ्यता का महत्वपूर्ण पहलू क्या होता है, लेखन का कोई विकसित रूप होना चाहिए। और उसके बाद में जीवन और विश्व के बारे में सांस्कृतिक विचारों का भी होना जरूरी है। और अन्य महत्वपूर्ण चीज़, किसी भी विकसित सभ्यता में कृषि उत्पादकता का होना अति आवश्यक है, क्योंकि लोगों के जीवन यापन के लिए भोजन अति आवश्यक पहलू माना जाता है। आइए विचार करें। विचार क्या करना है, ऊपर बताई गई विशेषताओं में से आप किसे मूलभूत विशेषता मानते हैं, अर्थात ऐसी विशेषता जो अन्य सभी के विकास के लिए अनिवार्य है। यानी कि ऐसी विशेषता जो अन्य सभी विशेषताओं के विकास के लिए अनिवार्य मानी जाती है, तो वो यहाँ पे आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं हम। आज विश्व के अधिकांश समाजों में इन सभी विशेषताओं को आसानी से देखा जा सकता है। जिस तरह हमने सभ्यता को परिभाषित किया है, उस अर्थ में सभ्यता का आरंभ कब हुआ। विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर सभ्यताओं का आरंभ हुआ। जिस क्षेत्र को मेसोपोटामिया यानी कि आधुनिक इराक और सीरिया के नाम से जाना जाता है, वहाँ लगभग 6000 वर्ष पहले सभ्यता का आरंभ हुआ और इसके कुछ शताब्दियों के बाद प्राचीन मिस्र की सभ्यता का आरंभ हुआ। आप इन सभ्यताओं और अन्य सभ्यताओं के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आप सही अर्थों में उन प्राचीन सभ्यताओं के बहुत बड़े योगदान और प्रगति के कारण ही मानवता आज वर्तमान स्थिति में पहुंच सकी है। अभी हम केवल भारतीय उपमहाद्वीप उसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पर दृष्टि डालेंगे, जहां से हमारी कहानी आरंभ होती है। यानी कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको मेसोपोटामिया की सभ्यता का आरंभ, मिस्र की सभ्यता का आरंभ और सिंधु सरस्वती सभ्यता के आरंभ के बारे में बताया गया है। 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व तक सिंधु सरस्वती सभ्यता का समय दिखाने वाला समय ग्राफ यहाँ पे दिखाया गया है। धीरे धीरे, जैसा कि आपने पीछे पढ़ा था कि जैसे जैसे धरती पर मानव का विकास होता गया, उनमें बुद्धि विवेक का विकास होता गया, उनका जीवन रहन सहन थोड़ा सा विवेक के अनुसार निर्धारित होना शुरू हुआ, तो पहले अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूहों में रहना शुरू किए, समूहों के बाद में कबीले में रहना शुरू किए, कबीलों से धीरे धीरे वो एक कस्बे में बदले, कस्बे ने है ना गांव का रूप लिया। गांव और नगर जो है वो धीरे धीरे एक लंबे समय के दौरान विकसित हुए। गांव से नगर की अगर हम बात करें तो पंजाब, जो कि आज भारत और पाकिस्तान में विभाजित है, सिंधु अब पाकिस्तान में है, के विशाल मैदानों को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने सिंचित किया। अच्छा, पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है ना? सिंधु नदी ने इन मैदानों को उपजाऊ और कृषि के अनुकूल बनाया। इन मैदानों की पूर्व दिशा में कुछ सहस्त्राब्दियों पहले, यानी कि कुछ हजार वर्षों के पहले, एक अन्य नदी सरस्वती हिमालय की तलहटी से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से होकर प्रवाहित होती थी। यानी कि एक अन्य नदी का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, जो कि हिमालय के तलहटी क्षेत्र से निकलकर
हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों से प्रवाहित होती थी। 3500 सामान्य संवत पूर्व से इस पूरे क्षेत्र में गांव नगरों में परिवर्तित हो गए, यानी कि इस क्षेत्र के गांव नगर में परिवर्तित हो गए और अन्य विनियमों के कारण नगर महानगरों में परिवर्तित हो गए, यानी कि गांव नगर में बदले और नगरों का विकास धीरे धीरे महानगरों में बदलता चला गया। आपको ये बताना है कि आप जिस शहर में रहते हैं या आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव के सबसे नज़दीकी जो शहर है आप उसे नगर की श्रेणी में रखेंगे या महानगर की श्रेणी में रखेंगे। इस सभ्यता को पुरातत्ववेत्ताओं ने सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु सरस्वती सभ्यता जैसे नाम दिए। हम इन सभी नामों का प्रयोग करेंगे। इस सभ्यता के निवासियों को हड़प्पाई या हड़प्पावासी कहते थे। यह विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इस विकास प्रक्रिया को भारत का पहला नगरीकरण कहा जाता है। और भारत का पहला नगरीकरण क्या है, हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जो सभ्यता विकसित हुई, जहाँ पर धीरे धीरे गांव नगर में और नगर महानगर में विकसित हुए, जो कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के आसपास के क्षेत्र में यह क्रम हुआ था, उसे ही भारत का पहला नगरीकरण माना जाता है। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। डायग्राम में कई सारे क्षेत्रों, नदियों, पर्वत श्रेणियों आदि का उल्लेख किया गया है, जैसे कि मुसाखेल, चिनाब नदी, हड़प्पा, डाबरकोट, लखनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, बालाकोट, गंवेरीवाला, करनपुरा, भिर्राना, फरमाना, राखीगढ़ी, बनावली, रूपनगर, मांडा, है ना। ये तमाम सारे आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। साथ साथ में आपको सुलेमान पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, धवलावीरा, नागवाड़ा, बंगासरा, लोथल, नागेश्वर, खिरसारा आदि क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं। ये क्षेत्र किससे संबंधित हैं? सिंधु सरस्वती सभ्यता की प्रमुख बस्तियों से संबंधित हैं और साथ साथ में इनके प्राकृतिक सीमाएं जो अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा निर्धारित हो रही हैं उनको भी इस चित्र में दिखाया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हड़प्पाई नगर, कुछ जो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे थे और उनको आधुनिक समय में हम कहाँ देख सकते हैं। जैसे धौलावीरा था वो आधुनिक पंजाब राज्य प्रदेश में है। हड़प्पा आधुनिक गुजरात में है। मतलब कालीबंगा की अगर बात करें तो जो सिंध का क्षेत्र है वहाँ पे स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो हरियाणा और राखीगढ़ी की बात करें तो राजस्थान का भाग हुआ करता था। सरस्वती नदी के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों को दर्शाता हुआ एक मानचित्र चित्र 6.3 में दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगर इन नदियों के किनारे विकसित हुए। सरस्वती नदी, जिसे आज भारत में घग्गर और पाकिस्तान में हाकड़ा, अतः इसे घग्गड़ हाकड़ा भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है, के किनारे भी अनेक पुरास्थल मिले हैं। आज यह एक मौसमी नदी है जो मात्र वर्षा ऋतु के दौरान बहती है। मौसमी नदी का मतलब होता है कि ऐसी नदी जिसका जल स्रोत कोई एक अस्थायी स्रोत ना होकर कर वर्षा पर निर्भर होता है। यानी कि जब बारिश होती है तो उस जल स्रोत में पानी भरने से नदी में जल प्रवाह होने लगता है और जब बारिश का समय नहीं रहता है तो जल स्रोत में पानी ना होने के कारण नदियाँ लगभग सूखी रहती हैं। सरस्वती का वर्णन सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में मिलता है। इसके बारे में हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में सरस्वती को एक देवी और पर्वत से निकलकर समुद्र तक बहने वाली एक नदी दोनों रूपों में पूजा गया है। बाद के ग्रंथों में इस नदी के सूखने और अंततः लुप्त हो जाने का वर्णन मिलता है। अब आगे है नगर नियोजन, नगर योजना की बात की गई है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जो कि अब पाकिस्तान में है, इस सभ्यता के सबसे पहले 2 नगर हैं जिनकी खोज लगभग एक शताब्दी पूर्व 1924 में की गई थी। सिंधु नदी के मैदानों में बहुत से पुरास्थल मिले हैं जिसके कारण इस सभ्यता को आरंभ में सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया है। बाद में अन्य प्रमुख नगर जैसे कि धौलावीरा जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, गंवेरीवाला पाकिस्तान के चेओलिस्तान मरुस्थल में और सैकड़ों छोटे स्थल जो कि जैसे कि गुजरात में लोथल की खोज की गई और कुछ की खुदाई भी की गई। इस प्रकार की खोजें आज भी जारी हैं। यह रोचक है कि सरस्वती नदी की बेसिन में, यानी सरस्वती नदी की द्रोणी में न केवल 2 नगर यानी कि राखीगढ़ी और गंवेरीवाला हैं, बल्कि छोटे छोटे अनेक नगर हरियाणा में फरमाना, राजस्थान में कालीबंगा और कुछ अन्य नगर हरियाणा के 2 नगर भिर्राना, बनावली भी आते हैं, जिनको पृष्ठ 89 पर चित्र 6.3 में दर्शाया गया है।
विचार करने योग्य बात यहाँ पे दी गई है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा। आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि हमने इसका प्रयोग नहीं किया है। मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे घाटी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अब हम जानते हैं कि यह सभ्यता सिंधु क्षेत्र से बहुत आगे तक फैली हुई है। अधिकांश हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित योजना के अंतर्गत निर्मित किए गए थे। उन नगरों में चौड़ी सड़कें थी जो सामान्यतः चारों दिशाओं की ओर उन्मुख होती थी। अधिकांश नगरों के चारों ओर किलेबंदी की गई मिलती है और नगर के दो विशिष्ट भाग मिलते हैं। ऊपरी नगर जहाँ संभवतः अभिजात वर्ग यानी कि उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तथा निचला नगर जहाँ पे साधारण लोग जैसे कि मजदूर, शिल्पकार ऐसे लोग रहा करते थे। कुछ बड़े भवनों का उपयोग सामूहिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। उदाहरणार्थ जैसे गोदाम जहाँ परिवहन किए जाने वाली वस्तुओं को रखा जाता था। सड़कों और गलियों में विभिन्न आकारों के निजी घर मिलते हैं। रोचक बात यह है कि बड़े और छोटे घरों के निर्माण की गुणवत्ता एक समान मिलती है। सामान्यतः उन भवनों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे दिया किलेबंदी किसे कहते हैं। आमतौर पर सुरक्षात्मक उद्देश्यों से किसी बस्ती नगर के चारों ओर बनाई गई एक विशाल दीवार को किलेबंदी कहते हैं। अभिजात वर्ग की अगर बात करें तो यहाँ यह शब्द समाज के उच्च स्तर में पाए जाने वाले लोगों जैसे कि शासक, अधिकारी, पुरोहित, पुजारी या प्रशासकों के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ संरचनाओं के निर्माण का उद्देश्य आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जैसे कि मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महास्नानागार एक छोटा और विस्तृत स्नानागार है जिसका आकार 12x7 मीटर है। इसके सबसे ऊपर जमाई गई ईंटों का जलरोधक सामग्री जैसे कि डामर के रूप में प्राकृतिक बिटुमिन की परत चढ़ाई गई है। स्नानागार के चारों छोटे छोटे कमरे मिलते हैं। उनमें से एक कमरे के अंदर कुआं मिला है और समय समय पर स्नानागार के पानी को खाली करने के लिए कोने में एक नाली भी है। इस स्नानागार को स्वच्छ पानी से समय समय पर भरा जाता रहा है। ये रहा एक नगर जो कि कालीबंगा राजस्थान के निचले नगर में है। इसमें चौड़ी सड़क दिखाई गई है और धौलावीरा के मध्य नगर के आवासीय क्षेत्र के लंबवत गलियां और सड़कें। धौलावीरा में 3 अलग अलग क्षेत्र थे, न कि अन्य नगरों की तरह 2 क्षेत्र। इस नगर में अधिकांश भवनों की नींव पत्थरों से बनाई गई हैं। ये चीज़ें यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा जिसकी भी हमने चर्चा की थी, मोहनजोदड़ो का महास्नानागार, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। इसके निर्माण का उद्देश्य क्या रहा होगा? पुरातत्ववेत्ताओं ने अनेक संभावित व्याख्याएं प्रस्तुत की हैं। सार्वजनिक स्नान के लिए स्नानागार, केवल राजसी परिवार के लिए स्नानागार, धार्मिक कार्यों के लिए प्रयोग होने वाला स्नानागार। हालांकि पहली व्याख्या स्वीकार नहीं, क्योंकि यह पाया गया है कि इस नगर के अधिकांश घरों में स्नानागार बने हुए थे। जल प्रबंधन क्या है? हड़प्पावासी जल प्रबंधन और स्वच्छता को बहुत महत्व देते थे। उनके घरों में स्नान के लिए अलग स्नानागार हुआ करते थे। ये नगर जल निकास प्रणाली से जुड़े हुए थे जो साधारणतः सड़कों के नीचे होती थी, जिनमें अपशिष्ट जल बहता था। यहाँ पे नगर नियोजन में आपको लोथल में जल निकास प्रणाली को दिखाया गया है। चित्र देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही विकसित व्यवस्था यहाँ पे रही थी। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 के फर्स्ट पार्ट में इतने टॉपिक को कवर करते हैं। अगले भाग को जल्द ही लेकर के हम आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, हंसते रहो, गुनगुनाते रहो। धन्यवाद। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ साझा करो ताकि उनको भी एक बेहतर शिक्षा मिल सके। थैंक यू।